हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उसे कवर अप कर रहे होंगे और आप मेरी सारी वीडियोस को भी वॉच कर रहे होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताया था। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अभी हमारा कंटिन्यू में यही रहेगा, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट। एंड फिर हम लोग देखेंगे कि हमें किस टॉपिक पर स्टडी करना है, किस टॉपिक को तैयार करना है। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। ठीक है, और आप खुद जानते हैं, अगर आप खुद भी वीडियोस बनाते होंगे, आप खुद भी एक यूट्यूब पर एक्टिव रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसको रिकॉर्डिंग करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, कभी कभी एक बार में नहीं होता है तो बार बार हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए एंड एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में। तो कल भी मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स ही पढ़ाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं लिटरेरी टर्म्स। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लिटरेचर पूछा ही जाता है। ठीक है, लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर से वॉच करिए, बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भले ही एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम लीक हो, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट लिटरेचर है, ठीक है, अगर आपका कमांड उस पर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सोच के अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक कर रहे हैं कि क्या ही होना है इसमें और एग्ज़ाम तो होना नहीं है, आप क्या ही करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी लड़का हो, चाहे वो कोई भी लड़की हो। देखिए, लड़के तो फिर भी कुछ ना कुछ जॉब कर लेते हैं, ठीक है, लड़कियां भी कर लेती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट लड़कियों को घर भी देखना होता है ना। उनकी शादी के लिए भी होता है कि हमें तो शादी भी करनी है। हमने अपने पेरेंट्स से कहा था कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम हो जाए, फिर हम शादी करने के लिए अग्री हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, आई नो दैट। ओके, तो आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़िए, हो सकता है उस प्रिपरेशन की हेल्प से आप कुछ बड़ा कर पाएँ अपनी लाइफ में, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, मैं यही हमेशा समझाती हूँ। लास्ट भी मैंने ये समझाया था कि हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए, उनके दिमाग में कुछ आ जाए, चीज़ें बदल जाएँ, एग्ज़ाम अच्छे से होने लगे, एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस ना आए। ओके, चीज़ें बदल सकती हैं, हमें आगे का फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। ओके, लेकिन हम प्रेजेंट तो अच्छा कर सकते हैं ना। प्रेजेंट में अगर आप अपनी तैयारी को छोड़ देंगे, अगर आप प्रिपरेशन को ब्रेक कर देंगे कि क्या ही होना है, तो फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन इतने लेवल तक कर चुके हैं, आपको अच्छी खासी एक नॉलेज है लिटरेचर को लेकर के, तो आप उसको ब्रेक मत करिए, आप उसको और बढ़ाइए। आप देखिए कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, आप उसको भी पढ़िए, दूसरों को बताइए। जो आने वाली जनरेशन है, जो प्रिपरेशन करेगी, उसके लिए आप एक अच्छा उसको एक ट्यूटर बन सकते हैं, उसके लिए उसको आप टीच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ज़्यादा हो गया लेक्चर, कोई नहीं, ये भी ज़रूरी होता है। कभी कभी मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। मोटिवेशन पता है एक डोज की तरह काम करता है ना। तो हमेशा मोटिवेट हमें रहना चाहिए। अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो अपने काम को कैसे कर पाएंगे, है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो फिर से मैं बता दूं कि लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हो चुके हैं कल की वीडियो में और अभी बाकी है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लिखा है एनिस्टॉफे लिखा है। ओके, एनिस्टॉफे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लाइन करूँगी ना तो ये दिखेगा नहीं आपको। ओके, मैं बोल रही हूँ, आप देखते चलिएगा साथ साथ में। एनिस्टॉफे क्या होता है? एंटीस्टॉफे, सॉरी क्या बोल रही हूँ, एंटीस्टॉफे। इट इज़ यूज्ड इन एन ओड बाय द कोरस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, एंटीस्टॉफे का जो यूज़ होता है ओड में, वो कोरस के द्वारा होता है। कोरस क्या होते हैं? कोरस जो सिंगिंग और डांसिंग करते हैं ऑन द स्टेज, दैट इज़ कॉल्ड कोरस। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कैसे करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। ओके, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका ओड में स्टॉफे, एंटी स्टॉफे, एपोड यूज़ होता है। ओड में आपने लिटरेरी फॉर्म ओड के बारे में पढ़ा होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाया है ओड पे। अगर आप चाहें तो सारे लास्ट में वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म ओड के बारे में, सॉरी लिटरेरी जो पोइटिक फॉर्म है ओड के बारे में, आप उसमें देख सकते हैं। तो ओड में हमेशा स्टॉफे, एंटी स्टॉफे, एपोड का यूज़ होता है। एपोड सर्कल में होता है, जो स्टॉफे होता है
वो आपका राइट टू लेफ़्ट होता है। ओके, जो एंटी स्ट्रोफे होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, एंड जो एपोड होता है वो हमेशा सर्कल में होता है। ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा है अगर पढ़ा है तो एंटी स्ट्रोफे वही आपका यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट है। कभी कभी राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट नहीं देता है, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट दे देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एंटी स्ट्रोफे वेस्ट टू ईस्ट होता है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। जो स्ट्रोफे होता है वो स्ट्रोफे इज़ यूज्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। ओके, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टर्निंग बैक, और इसका मीन्स अगर हम देखें तो टर्निंग बैक होता है, क्योंकि एक से दूसरे पे ट्रांजिशन एक तरीके से हो रहा है, तो टर्निंग बैक। ओके, तो यहाँ तक हाँ समझ में आया होगा आपको इतना। ओके, ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स टर्निंग बैक। नेक्स्ट आपका है अफोरिज्म, ठीक है। अफोरिज्म के बारे में बात करें तो ईजिली मेमोरेबल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रुथ और एन ओपिनियन एंड अडेज, ठीक है। अडेज यानी कि एक कहावत जो होना ही होना है, जो तय है, जो अडेज है, जो कहावत बन चुकी है। जैसे कि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कुछ देर पहले कि अकेले आप क्या ही कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही एसेंशियल होता है एक दूसरे के लिए, हम सब के लिए, ठीक है। तो कहते नहीं अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो एक अडेज है ना, एक कहावत है ना, एक प्रोवर्ब है ना, उसको आप झुटला नहीं सकते, है ना। तो ईजिली मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है, ट्रुथ होता है, ओपिनियन होता है, एक अडेज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अफोरिज्म, दैट इज़ कॉल्ड अफोरिज्म। ओके, नेक्स्ट आपका है अपोरिया, ठीक है। अपोरिया के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं। द ऑथर फील्स हिमसेल्फ इन अ डाउट एंड डिलेमा, इट रिलेट्स टू फिलोसफिकल क्वेश्चंस। ओके, अपोरिया को समझेंगे। अपोरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अपोरिया जो होता है ना, जब आप डाउट में होते हो, जब आप बहुत डिलेमा में होते हो, आप दुविधा में होते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, कि मैं यहाँ जाऊं कि मैं वहाँ जाऊं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप डाउट में रहते हो, तो उसी डाउटनेस को, ठीक है, उसी डिलेमा को अपोरिया बोलते हैं इन लिटरेचर, ठीक है। लिटरेरी टर्म होता है इसीलिए ये एक अपोरिया। तो द ऑथर फील्स हिमसेल्फ इन अ डाउट एंड डिलेमा। ओके, एंड आगे लिखा है कि इट रिलेट्स टू फिलोसफिकल क्वेश्चंस, यानी कि ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस से रिलेट करता है, क्योंकि फिलोसफिकल क्वेश्चंस में ही हमें क्लैरिटी नहीं मिलती ना, हमें बहुत डीप जाके उन क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, मेक अंडरस्टैंड होना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ही डीप लेवल के होते हैं, है ना। कहते नहीं बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हो, ऊपर से जा रही हैं, है ना। कभी कोई ऐसी बातें करता है, मेरे एक रिलेशन में है तो वो बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हैं। रिलेशन में क्या है, मेरी फ्रेंड के भाई हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसा, तो उनकी बातें, वो मेरी फ्रेंड कहती भी कि इनकी बातें समझ में नहीं आती, बड़ी फिलोसफिकल बातें होती हैं, है ना। तो आप डाउट में आ गए कि फिलोसफिकल बातों को समझने के लिए बहुत ही क्लैरिटी की नीड होती है। ओके, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए उसके लिए। तो क्या है डाउट एंड डिलेमा, मतलब कि अपोरिया में है आप, डाउट में है, डिलेमा में है, और ये हमेशा मोस्ट ऑफ रिलेट करता है फिलोसफिकल क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टर्म के बारे में गाथा मत पढ़िए, मैं फिर से बता रही हूँ, गाथा तब पढ़िएगा जब इतना पहले क्लियर हो जाए, है ना। और फिर इतना ही पूछा जाता है कि इसका क्या मीन होता है, किसने यूज़ करा, कब आया, बस इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो हर टर्म के बारे में, मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं कि आप उसी को लेके बैठे हैं, वही करे जा रहे हैं दिन रात, ठीक है। उसको करिए और उसको हटाइए, ऐसे करना है। ओके, तो जितना जितना इसमें लिखा है उसको समझ लीजिए कि अच्छा इस टर्म में ये होता है, इस टर्म में ये होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ, क्लियर हुआ। ओके, आगे लिखा है कि प्लेटो एंड सोक्रेटिस वर वेल नोन फॉर यूजिंग अपोरिया। प्लेटो एंड सोक्रेटिस बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिन्होंने अपोरिया का यूज़ करा। क्यों करा? क्योंकि प्लेटो सोक्रेटिस एक फिलोसोफर है ना, ये राइटर ऑथर नहीं, ये फिलोसोफर हैं। तो वही फिर इंग्लिश में भी यूज़ हुआ, इंग्लिश लिटरेचर में भी इसका यूज़ करा, ऑथर्स ने ऐसे फील किया। लेकिन अगर वेल नोन फिलोसोफर की बात करें, वेल नोन पीपल की बात करें, तो प्लेटो एंड सोक्रेटिस वर वेल नोन फॉर यूजिंग अपोरिया, बहुत ही यूज़ करा था इन्होंने अपोरिया को अपने वर्क्स में, ठीक है।
नेक्स्ट है आर्केइज्म, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। आर्केइज्म, आर्केइज्म का मीन्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट। आर्केइज्म में आपको इतना समझना है जो आउटडेटेड है, जो आउट ऑफ टाइम है, जो आउट ऑफ फैशन है, जो नहीं चल रहा है इस टाइम, जो पहले ज़माने में चलता था, उसको हम बोलते हैं आर्केइज्म। जो ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेट मतलब कि जो पुराना है, ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स और ऐसे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर रहे हैं जो अब प्रेजेंट टाइम में इन पोइट्री, इन प्रोज वी डोंट यूज़। ओके, नो वन यूजेस दैट, उसको कोई भी यूज़ नहीं करता। ऐसी चीज़ों को यूज़ करना वो आर्केइज्म हो गया, है ना। वो आर्केइज्म हो गया कि आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, जो ऑब्सोलेट बन चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, वो आर्केइज्म होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ही होगा जब मैं इतने अच्छे से समझा ही रही हूँ तो, है ना। नेक्स्ट आपका है असाइड। अच्छा, एक लिटरेरी डिवाइस भी हम इसे कह सकते हैं। असाइड का यूज़ आपको मिलेगा देखने में, प्ले में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ असाइड, सॉलिल्यूकी, मोनोलॉग, ठीक है, ये सब यूज़ होता है प्ले में। ओके, तो असाइड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। असाइड इज अ शॉर्ट सॉलिल्यूकी, वी कैन से दैट टॉक टू वन सेल्फ, टॉक टू वन सेल्फ। द करेक्टर ऑन द स्टेज एक्सप्रेसेस हिज और हर, बोल रही हूँ सुनिए, his or her inner feeling to the audience, but other character on the stage are supposed not to hear। अब समझिए क्या होता है ये। जैसे कि एक प्ले चल रहा है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ओके, स्टेज पर बहुत सारे करेक्टर्स हैं, उस करेक्टर उनके बीच में कुछ हुआ, कुछ घटना घटी, ठीक है, कुछ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी में कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, तो वो घटना घटी। अब जो करेक्टर है, ये जो मेन कैरेक्टर है, ठीक, वो क्या कर रहा है, वो खड़े होकर के, अब सामने ऑडियंस बैठी है, वो सुन रही है, वो खड़े होकर के कुछ बोल रहा है, रिकॉल कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, ऐसा हुआ था उस टाइम पे, मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज ऐसा नहीं हुआ होता, इस तरीके से बोलना, टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप में बोल रहे हो, अच्छा ऐसा। असाइड को शॉर्ट सॉलिल्यूकी कहते हैं। शॉर्ट सॉलिल्यूकी बहुत लॉन्ग स्पीच नहीं होती है। असाइड इज़ नॉट अ लॉन्ग स्पीच फ्रेंड्स, ओके, इट इज़ अ शॉर्ट सॉलिल्यूकी, अपने आप में बोल रहा है खड़े होकर के वो। अच्छा, अब ऑडियंस उसको सुन पा रही है, लेकिन जो अदर करेक्टर्स हैं ऑन द स्टेज वो उसको नहीं सुन पा रहे हैं, दैट इज़ असाइड। एंड ये सॉलिल्यूकी में नहीं होता है, सॉलिल्यूकी में सुन पाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो करेक्टर होता है ऑन द स्टेज, अदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं सुन पाते हैं असाइड में। ये एक डिफरेंस होता है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसको अच्छे से करिएगा। समझ में आया? तो इसको असाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सीरियल देखा होगा, तो सीरियल में कोई मेन कैरेक्टर है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई भी है, फॉर एन एग्जाम्पल, वो कुछ बोल रहा है, अच्छा ऐसा हुआ मेरे साथ में, ठीक है, वो ठीक है, या वो कुछ भी, या वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन में कुछ हल्की हल्की बोल रहा है, तो जो अदर कैरेक्टर है ना स्टेज पे, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कान लगा के सुनने की, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं, वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो स्टेज पे हैं पर वो नहीं सुन पा रहे हैं, अकेले में ही सिर्फ वो बातें कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं असाइड। क्या बोलते हैं? असाइड। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो पता ही होगा आपको, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद की लाइफ के लिए खुद से लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो दूसरा कोई लिख रहा है किसी फेलो राइटर के लिए, फेलो एक्टर के लिए, या जो भी है फेलो पीपल, वो आपका बायोग्राफी होता है। तो ऑटोबायोग्राफी, द वर्ड ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम टेलर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑटोबायोग्राफी शब्द का यूज़ सबसे पहले 1797 में, छाप लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1797 में विलियम टेलर ने किया था इन द इंग्लिश पेरियोडिकल। किस में किया था? द मंथली रिव्यू में किया था। यही तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट किसने यूज़ किया, अब जिसमें है ये पूछा जाता है, जिसमें सारे टर्म्स में नहीं, ये किसी में ईयर दे रखा है, किसी का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, किसी का सिर्फ मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, किसी में सिर्फ राइटर ही इंपॉर्टेंट है कि भैया बताइए कि इसमें इस लिटरेरी टर्म में कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें करनी है, हर लिटरेरी टर्म्स का सब कुछ नहीं करना है आपको,
कि उसके सबके आप राइटर लेके बैठ गए, सबके आप कहानी लेकर के बैठ गए, सबके ईयर लेकर के बैठ गए, ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी और इतना आता ही नहीं है एग्ज़ाम से। हर लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपसे डिटेलिंग नहीं करता है, नहीं पूछता है, ठीक है। तो जो उसके बारे में इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ा रही हूँ आपको, ओके। तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए वॉच ऑल द वीडियोज़ टिल द एंड, ओके। बीच में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आ भी रहा होगा, फंस भी रहा होगा दिमाग में, वो भी निकल जाएगा, इसलिए टिल द एंड देखिए। तो ऑटोबायोग्राफी शब्द का यूज़ 1797 में विलियम टेलर ने करा था। किसने करा था? द मंथली रिव्यू में करा था, जो क्या है, इंग्लिश पैरोडिकल है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द राइटर्स ओन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। एक स्टोरी होती है राइटर जो खुद से वो लिखता है, ठीक है, खुद से लिखता है। नेक्स्ट है आपका अवांट गार्ड। अवांट गार्ड का मीन्स होता है न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव। अवांट गार्ड का मतलब होता है न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, इतना आपको ध्यान रखना है अवांट गार्ड है। बैथोस क्या होता है? बैथोस को देख लेते हैं। बैथोस एक पॉम्पस स्पीच होती है फ्रेंड्स, बैथोस एक पॉम्पस स्पीच होती है विद ल्यूडिक्राउसली मंडेन। क्या होता है कि एक हास्यास्पद, ल्यूडिक्राउसली होता है कि हास्यास्पद, मजाकिया ढंग से एक पॉम्पस सी एक स्पीच होती है। फर्स्ट क्वाइंड बाय, जिसको सबसे पहले क्वाइन करा था अलेक्जेंडर पोप ने 1727 में। जो ऐसे है इनका पैरी बैथोस और पैरी बैथोस पोप, मैं ऐसे करके आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाया था। तो जब उसमें आपका अलेक्जेंडर पोप की एज चल रही थी, उसमें आई थिंक मैंने इसको लिखवाया था कि पैरी बैथोस पोप को याद रखेंगे। एंड एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जो अगस्टन एरा होता है, उसे हम कहते हैं। याद आ रहा है? अगर देखा होगा तो याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप ने 1727 के एस्से पैरी बैथोस में बैथोस टर्म को यूज़ किया है। ये होता क्या है? अनअब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अ लॉफ्टी स्टाइल। लॉफ्टी बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही हायर लेवल का, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही वी कैन से दैट एकदम ग्रैंड, ओके। वहाँ से एक ट्रांजिशन कर दिया आपने कॉमन और वल्गर। नीचे देखिएगा, कॉमन और वल्गर में, मतलब किसी की आपने बड़ी तारीफ़ करी कि तुम तो ऐसे हो, फिर आपने कुछ ऐसा बता दिया है ना, इसकी तरह हो, है ना। पहले आपने कहा आप तो बड़े सीधे हो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आपको तो जहाँ बैठा हो वहाँ बैठ जाते हो, फिर कहो खड़े हो जाओ, कितने अच्छे हो। फिर आपने कहा बिल्कुल एक गधे की तरह, आपने कहा बिल्कुल एक गधे की तरह, लाइक एन एज। तो एक तरीके से आप पहले बड़ा उसको उच्च कोटि का बता रहे, बड़ा लॉफ्टी बता रहे थे, बड़ा ग्रैंड बता रहे थे आप उसको, फिर आपने कह दिया यू आर एन एज, है ना, ये आप एक एज की तरह हो, एक गधे की तरह हो। तो ये ही बैथोस होता है, और इसको एंटी क्लाइमेक्स भी कहते हैं। लिखा है ना, इट इज़ लाइक द एंटी क्लाइमेक्स। ये एंटी क्लाइमेक्स भी यही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लाइमेक्स भी होता है, ओके। तो ये है कि लॉफ्टी स्टाइल से ट्रांजिशन हो जाना वल्गर में, वल्गैरिटी में, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड बैथोस। नेक्स्ट टर्म है बीट राइटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ईयर भी याद रखना है। 1945 से 1955 में ये ग्रुप था पोएट्स और नॉवलिस्ट का, हु शेयर्ड सोशल एटीट्यूड। लेकिन ये एंटी पॉलिटिकल थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। पॉलिटिकल वॉलिटिकल नहीं थे ये लोग, इंटेलेक्चुअलिज्म भी नहीं था इनके अंदर। एंड अपोज्ड लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज़, और मोरल वैल्यूज़ को नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ को नहीं मानते थे। दे परफॉर्म्ड इन द कॉफ़ी हाउसेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस विद अ ड्रम और जैज़। ये पब्लिक प्लेसेस पे परफॉर्म करते थे, कॉफ़ी हाउसेस में परफॉर्म करते थे 1945 टू 1955, ठीक है। एंड किसकी हेल्प से? ड्रम और जैज़ की हेल्प से ये वहाँ पे परफॉर्म करते थे। एंटी इंटेलेक्चुअल होते थे, एंटी इस्टेब्लिश होते थे, एंटी पॉलिटिकल होते थे, मोरल वैल्यूज़ के अपोजिशन में ये होते थे। दैट इज़ कॉल्ड बीट राइटर्स। आगे चलते हैं। आगे आपका जो लिटरेरी टर्म है वो है बिल्डंगस्रोमन। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉवल। अच्छा, जो रोमन होता है ना, रोमन का मतलब ही नॉवल होता है। ये रोमन जो होता है, रोमन का मीन्स ही नॉवल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्लस्टो रोमन भी होता है, मतलब कि क्लस्टो रोमन मतलब कि नॉवल ही होता है वो, ठीक है।
तो बिल्डंगस्ट्रोमन की बात करेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉवेल दैट फोकसेस ऑन द मोरल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द मेन कैरेक्टर फ्रॉम इट्स यूथ टू एडल्टहुड. इट इज़ कॉल्ड नॉवल ऑफ एजुकेशन एंड अ कमिंग ऑफ एज नॉवल. देखिए, बिल्डंगस्ट्रोमन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नॉवल बिल्डंगस्ट्रोमन है तो उसमें उस मेन कैरेक्टर से का यूथ से लेकर के एडल्टहुड तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, उसकी ग्रोथ कैसी हुई, ये बताया जाएगा. ठीक है, ये बताया जाएगा उसमें. अगर जैसे कि बिल्डंगस्ट्रोमन है कोई, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ के बारे में, वहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात होगी. उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ कैसी है, उसकी मोरल ग्रोथ कैसी है, वो कैसे बढ़ा, कैसे मैच्योर हुआ वो, है ना. ग्रोथ जब आती है, डेवलपमेंट किसी का होता है तो वो इंसान मैच्योर बनता है ना. तो मैच्योर कैसे हो गया वो, यही पूरी स्टोरी इर्द गिर्द इसी की घूमती रहती है कि पहले वो ऐसा था. तो यूथ से लेकर के एडल्टहुड तक, यूथ से लेकर के एडल्टहुड तक क्या होगा आपका, जिसमें साइकोलॉजिकल मोरल ग्रोथ बताई जाएगी मेन कैरेक्टर की, वो होता है बिल्डंगस्ट्रोमन. और इसको नॉवल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, अ कमिंग ऑफ एज नॉवल भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा, ठीक है. कमिंग ऑफ एज नॉवल के बीच में हाइफन लगा लीजिएगा, इसमें हाइफन लगाया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका है वो है बायोग्राफी. ठीक है, बायोग्राफी के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मैन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. ठीक है, एक मैन का जीवन गाथा, उसका पूरा इतिहास जो किसी और के द्वारा लिखा गया होता है वो बायोग्राफी होता है. जैसे कि लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स 1779 से 81 के बीच में किसने लिखा था, 52 राइटर्स के बारे में. कमेंट्स करके बताइएगा मुझे किसने लिखा था. ठीक है, 52 राइटर्स के बारे में लिखा है. टाइटल है लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट 1779 से 1781 के बीच में लिखा है. किस राइटर ने लिखा है ये मुझे आप बताएंगे, किस राइटर ने लिखा है. बहुत ही जाने माने राइटर हैं और उनके बारे में अभी हमने कल परसों पढ़ा भी था. ठीक है, चलिए आप बताएंगे कमेंट्स करके कि ये किसने लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट है ब्लैक माउंटेन पोएट्स. तो ब्लैक माउंटेन पोएट की बात करते हैं. अ सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पोएट्स ओरिजिनली बेस्ड एट ब्लैक माउंटेन कॉलेज हु इन द फेवर ऑफ द रिदम एंड इन्फ्लेक्शंस ऑफ द ह्यूमन वॉइस. ब्लैक माउंटेन पोएट्स वो पोएट्स का ग्रुप था, ठीक है, जो ब्लैक माउंटेन कॉलेज में रहते थे. ओके, और जो फेवर में थे रिदम के और ह्यूमन वॉइस के. इतना आपको ध्यान रखना है. इन्फ्लेक्शंस का मीन्स होता है मोड़, एक दौर हम कह सकते हैं, है ना. तो फेवर ऑफ द रिदम एंड इन्फ्लेक्शंस ऑफ द ह्यूमन वॉइस. ओके. नेक्स्ट है ब्लूम्सबरी ग्रुप. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लूम्सबरी ग्रुप अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश राइटर्स, आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर्स. राइटर्स, आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर्स हु लिव्ड इन द ब्लूम्सबरी एरिया ऑफ लंदन राउंड 1910. ये 1910 की बात कर रहे हैं. ठीक है. बीट राइटर्स 1945 से 1955 की बात कर रहे थे. ये सब याद रखना है आपको. ठीक है. तो हु लिव्ड इन दी ब्लूम्सबरी एरिया ऑफ लंदन 1910 के आसपास की बात हो रही है. द लीडर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज वर्जीनिया वुल्फ. तो मैंने यहाँ पे आपको लीडर बता दिया है. इसमें और भी राइटर्स हैं, वो आप बताएंगे कमेंट्स करके कि ब्लूम्सबरी ग्रुप लिखेंगे और आप आगे हाइफन लगा के डैश लगा के लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं. ठीक है. लीडर वर्जीनिया वुल्फ है, लीडर वर्जीनिया वुल्फ है, बट इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं ये आप बताएंगे. ओके, ये बताएंगे आप. ठीक है. इसके बाद है आपका बॉडलेराइज. ठीक है. टू डिलीट पैसेजेस फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क दैट आर कंसिडर्ड अनफिट टू बी रीड. बॉडलेराइज में इतना आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको कोई लिटरेरी वर्क है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पैसेजेस हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं और आपको वो स्टेटमेंट या वो पैसेज आपको डिलीट कर देना है. ठीक है, बाउडलेराइज कर देना है, डिलीट कर देना है जो अनफिट हो रहा है, जो पढ़ने की इतनी नीड नहीं है, जो अनफिट लग रहा है उस जगह पे, तो उसको डिलीट करना, उसको वहाँ से रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड बॉडलेराइज. ठीक है.
बुकॉलिक देख लेंगे। बुकॉलिक बहुत सिंपल है। बुकॉलिक मीन्स पास्टोरल, पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोइट्री, जो पास्टोरल है कि जो देहात से संबंधित, गड़रिये से संबंधित पोइट्री को लिखते थे, वो आपका बुकॉलिक कहते थे उसको। बुकॉलिक का मतलब ही पास्टोरल होता है, बुकॉलिक का मीन्स ही पास्टोरल होता है। और आज का लास्ट टर्म है, ठीक है, बर्लेस्क। बर्लेस्क के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, ठीक है, क्या होता है बर्लेस्क? बर्लेस्क क्या होता है? इट इज़ द फन ऑफ अ सीरियस वर्क दैट इज़ द कॉज ऑफ अम्यूज़मेंट। कोई सीरियस वर्क है, ठीक है, एक तरीके से पैरोडी की तरह काम करता है। कोई सीरियस वर्क है और अगर आप उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट को जोड़ रहे हैं जो हंसने हंसाने वाले हैं, है ना, फन है जिसमें, तो वो वाला पार्ट होता है बिल्डंग्स रोमन कह रही हूँ, बर्लेस्क होता है, ठीक है। बर्लेस्क मतलब कि सीरियस वर्क को फन में आपने वो कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो बर्लेस्क हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्लेस्क हो जाता है। तो फन से रिलेटेड होता है ये। तो ये थे आज के फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स ऑफ लिटरेचर जो आपको करना है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट कहाँ तक ही लेंगे, सारी चीज़ों का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट इसका निकलवा सकते हैं, वो भी एक अच्छा वे रहेगा नोट्स को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही लिटरेरी टर्म्स हैं। अभी और भी लिटरेरी टर्म्स हैं, बिल्कुल जेड तक जाएंगे हम। अभी बी पे चल रहा है, ए हो गया, बी पे चल रहा है। एंड बी में अगर कोई देखूंगी मैं, अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है, कोई लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका चलेगा वो सी से चलेगा, ठीक है। तो अभी जेड तक जाना है हमें। तो ये आज के कुछ टर्म थे। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल फ्रेंड्स, एंड कीप सपोर्टिंग मी। टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।